खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में ये प्रोग्राम परदेश से देश तक जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि अगर आपका कोई मसला है आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और फिर हम उन मुतासरा लोगों से पूरी कहानी सुनते हैं कि आपने अभी तक अपने मसले को लेकर क्या क्या काविशें की हैं, किन किन फोरम्स पर गए हैं और इंसाफ हासिल करने के लिए क्या कोशिशें की हैं और आपका मसला कहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी आपका प्रॉब्लम क्या है। अब जितने भी प्रोग्राम हमने पिछले कुछ सालों में किए हैं उसमें एक चीज़ तकरीबन कॉमन देखी है और वो ये है कि 3 तरह की बड़ी जो कंप्लेंट्स हैं वो कॉमन हम देखते हैं इन तमाम लोगों में। एक तो ये कि वो कहते हैं कि पुलिस हमसे ताउन नहीं करती। दूसरा, अक्सर शिकायत ये होती है कि अदालती निज़ाम की जो रफ्तार है वो इंसाफ की फराहमी में उनके लिए मसाइल पैदा करती है और इतने साल हो गए जी, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो अदालती निज़ाम इस तरह का नहीं है कि वो उनको जल्द इंसाफ की फराहमी में के लिए मददगार साबित हो सके। और तीसरी कंप्लेंट जो यूजुअली लोगों की तरफ से होती है वो ये कि हम मुख्तलिफ़ इदारों के पास गए, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसमें ओवरसीज़ कमीशन पंजाब जब से वो माज़ा वजूद में आया है, हम उनके पास गए तो हमें उन्होंने दादरसी नहीं की, हमें इंसाफ दिलाने में किरदार अदा नहीं किया। वो अलग बात है कि उनके अपने मसाइल या मजबूरियाँ हैं और वहाँ से ये जवाब मिलता है कि जी मामला चूँकि कोर्ट में पहुँच चुका है तो हम जिस हद तक ताउन कर सकते थे वहाँ तक कर दिया है, अब आगे से अदालतों के पास मामला है। या जो दीगर इदारे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम पटवारी के पास गए, पटवारी सपोर्ट नहीं कर रहा, फलां इदारे के पास गए, तहसीलदार के पास गए, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसको मजमूई तौर पर मैं कहूँगा कि शिकायत ये होती है कि इदारे पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब इन 3-4 तरह के जो मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ता है, इन मसाइल का हल क्या है। अक्सर केसेस में ये भी हुआ है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को पता चलता है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद थी इंसाफ के हुसूल के लिए और उन्होंने उन ऑप्शंस को इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अवेयरनेस कैसे ली जा सकती है और उसको एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है कि अगर आपका एक मसला है तो उस मसले के हल के लिए आपका प्रॉपर फोरम कौन सा है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज हमने सोचा कि ज़ेर बहस लाया जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए। इसीलिए हमने बड़ा ख़ास पैनल आज के इस प्रोग्राम के लिए मुरतब किया है। मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। आप कानूनदान तो हैं ही, बैरिस्टर तो हैं ही, आप साबिक कमिश्नर ओवरसीज़ कमीशन पंजाब भी हैं, तो इस वजह से दोनों हवालों से हम उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको शो में। मेरे साथ असलम शेख साहब मौजूद है, माहिर कानून हैं और बैनुल-अक़वामी उमूर के भी माहिर हैं। असलम शेख साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और ग़ुलाम हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे 92 यूके के। ग़ुलाम हुसैन अमान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं ग़ुलाम हुसैन साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया शुरू में कि हमारे पास जो मुख्तलिफ लोग अपनी स्टोरी लेकर आते हैं और ज़ाहिर है वो आपके ज़रिए आ रही होती है या आपकी जो टीम है, रिपोर्टर्स हैं, उनके ज़रिए आ रही होती है, तो हम ये देखते हैं कि आम तौर पर लोगों की शिकायत ये हुई है जी मैं फ़लाँ जगह पर गया, मेरे साथ मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो वहाँ से मेरी दादरसी नहीं होती। और आम तौर पर लोगों को शक ये होता है या इल्ज़ाम ये होता है कि जी पुलिस जो है वो ताकतवर लोगों के साथ या कब्ज़ा माफिया के साथ मिली हुई है, तो पुलिस इसलिए मुझे ताउन नहीं कर रही। बाज़ औक़ात उनका ये शक दुरुस्त भी होता है, हमारा सिस्टम, पुलिस का निज़ाम कमज़ोर है या करप्शन के वहाँ पर कुछ पहलू हैं। बाज़ औक़ात शायद उनको लगता है क्योंकि एक प्रॉब्लम को बंदा फेस कर रहा होता है उसको लगता है कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं और हर कोई मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है। तो कॉमनली आपके एक्सपीरियंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको लगता है कि लोग शिकायत करते हैं? ज़रा गुफ्तगू को इनिशिएट कर दीजिए ताकि मैं बैरिस्टर साहबान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके सामने फिर रखूँ। बहुत शुक्रिया असद आपका, आपने बड़ी अच्छी बात की है शुरू में। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मेरा शुरू से ही एक मौक़िफ़ ये रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हो सकता है सारी हुकूमतें ही बड़ी मैं कहूँगा संजीदा होती होंगी और वो संजीदगी इस तरह दिखाती हैं कि जब भी उन्हें शिकायत ज़्यादा मिलती हैं तो वो उसके अजाले के लिए एक नया अदारा बना देती हैं। वो समझती हैं कि हम एक नया अदारा को क्रिएट करके उनको खुश कर देंगे, उनके मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखें ओवरसीज ये जो पंजाब कमीशन है ये काम कर रहा है, गुज़िश्ता शायद 4-5 साल से काम कर रहा है। अब जब बहुत ज्यादा शिकायतें और गई जी कि ये मसाइल यहाँ पे हल नहीं हो रहे, ये सिर्फ एक डाकखाने का काम कर रहा है। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी ने कोई कंप्लेन की, उन्होंने अपने पोर्टल पर रजिस्टर की और मुतलका महकमे को भेज के फिर वो आराम से सो गए कि बस ठीक है, अब ये खुद ही हल तो होता रहेगा। ऐसा तो हल नहीं होता। और उसके बाद अब किया इन्होंने कि एक हाई कोर्ट के अंडर जो है वो एक
स्पेशल एक सेल बना दिया है हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये दावा किया गया है जी कि ये 3 माह के अंदर जो है वो केसेस को निपटाएगा। हमारा या इत्तेफाक समझ लें या कुछ भी समझ लें कि जितने केसेस, हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा मकबूल प्रदेश से देश तक, इसके थ्रू जितने भी केसेस किए गए, शायद 1-2 के अभी तक तो हमें तो किसी बंदे ने खुशखबरी नहीं सुनाई जी कि मेरा जो मसला है वो हल हो गया है। आपके फिंगर टिप्स में भी काफी ऐसे मशहूर होंगे मसाइल, मेरे पर भी हैं। ऑक्सफोर्ड का केस है नसीर का, फिर मुश्ताक का केस है, फिर इसके अलावा मंजूर का केस है, फिर समीना बीबी का, काफी केसेस ऐसे हैं। और ये यहाँ पे एक लंदन का इलाका है सटन, उसके एक मौजूदा वैसे तो मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं, गुलाम हुसैन साहब, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। वैसे मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हमेशा खिलाफ रहा हूं कि आप टेलीविजन पर आए तो आपका मसला हल हो। ये इदारों की कमजोरी को जाहिर करता है। हालांकि टेलीविजन पर या इस तरह के शो में आने के बगैर ही आपका मसला हल होना चाहिए। अब हमारे यहाँ और क्राइम के बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं ज़ैनब बच्ची का केस है, टेलीविजन पर आया तो हल हुआ, तो उसके नोटिस हुए। एक पुलिस का खुदकार निज़ाम क्यों उस बच्चे को इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं हुआ? चिन्योट में इस तरह के वाक़े तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। आप तक कुछ लोग कम पहुंचे होंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जी आपके प्रोग्राम चलने के बाद हुआ। तो ये इदारों की कमजोरी की तरफ भी तो इशारा करता है ना कि आप टेलीविजन पर आएंगे तो आपका मसला हल होगा, उसके बगैर हल होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। असद है, एक और बात बताता हूं कि आप शायद मेरा ख्याल गए हुए हैं जो 1 क्लब रोड पे जहां पर ओपीसी का दफ्तर है जी, 2-3 मरतबा। पूरा सेक्रेटेरिएट है, दफ्तर नहीं है। उसके अंदर जो है वो प्रेस ऑफिसर भी बैठते हैं, लॉ ऑफिसर भी बैठते हैं, फिर उसके अंदर कमिश्नर भी हैं, फिर वाइस चेयरमैन भी हैं, सो एंड काफी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर। तो आप जरा एक इमेजिन करें कि अगर इन्होंने एप्लीकेशन, ओवरसीज पुलिस ऑफिसर भी हैं, अगर इन्होंने एप्लीकेशन लेकर सिर्फ वहां पर भेजकर आगे से किसी की बात ही नहीं सुननी, फॉलो अप ही नहीं करना, तो फिर ये काम तो 2 बंदे भी कर सकते हैं। फिर इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाने का और करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के उस वक्त के अंदर जाहिर तनख्वाहें जा रही हैं, वो सारा कुछ जा रहा है और उसका फिर क्या फायदा है? मुझे तो ये जाहिर है हमारे साथ आज हमारी कुछ किस्मती है कि हमारा बड़ा अच्छा पैनल, अमजद वली साहब मौजूद हैं, असलम शेख साहब मौजूद हैं। ये हमारी रहनुमाई जरूर कर सकते हैं इस मामले के अंदर कि क्या इस अदारे की जो फालियत है, जो इस अदारे को बनाने का मकसद था, वो क्यों पूरा नहीं हुआ। अभी भी हम देखते हैं कि वहां से पाकिस्तान से 10-12 जो है ऑफिसरान वो लंदन आ जाते हैं, यहाँ पर आकर मुख्तलिफ जगह पर जो है वो मैं कहूँगा दावतें खाते हैं, वहां पर लोगों को बताते हैं जी हम बड़े मसले हल कर रहे हैं, फिर आराम से पाकिस्तान, फिर कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी यूरोप चले जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मसले हल कहाँ पे हो रहे हैं, इस बिल्कुल सही है, मखलूक के मसले हल हो रहे हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे। जी बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक प्रोग्राम में ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साहब मसला ये है कि एक अब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी है, कमोवेश वो भी ऐसे ही काम करता है, और ये लोग जो ओवरसीज़ हैं या नहीं हैं वो तमाम लोग अपने मसले को अगर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डाल देते हैं, वो रेलिवेंट इदारे को मार्क करते हैं, वहाँ से दूसरे इदारे को चला जाता है, वहाँ से तीसरे इदारे को, चौथे इदारे को, और आखिर में एक फजूल सी लाइन लिखकर अक्सर केसेस में उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और होता यह है कि शिकायत कुनिंदा की शिकायत का इजाला नहीं होता। कमोबेश ऐसे ही काम ये ओवरसीज़ कमीशन पंजाब भी कर रहा है, और जब एक जगह पर जाकर एक केस ठहर जाता है उसके बाद एक कॉमन जवाब मिलता है इदारे की तरफ से, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब की जानिब से, कि जी अब तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया तो हम तो यहीं तक कर सकते थे। तो आपने किया क्या रिजॉल्व क्या दिलाया? ये लोगों को ये नहीं, गरजमंद दीवाना होता है, और गरजमंद को जब उसका मसला हल नहीं मिलता तो वो समझता है कि सब इदारे बुरे हैं। बैरिस्टर साहब, आपने आज बड़ा अच्छा काम किया है कि थोड़ा सा इसको ओवरहॉल करने की कोशिश की है कि पिछले काफी अरसे से हम लोगों के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम भी देख रहे हैं, पॉलिसी लेवल के ऊपर दावे भी हैं, लेकिन काम की जब बात आती है और रिजल्ट्स की जब बात आती है, जैसे गुलाम हुसैन ने कहा है, तो उसमें बांझ सा माहौल नजर आता है। रियासत पाकिस्तान में अगर मदीना की रियासत है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत, स्पेशली अगर वो गैर हाजिर पार्टी है
कि उसके जानो माल की और उसकी जायदाद की हिफाजत रियासत एज अ जिम्मेदारी अदा करे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम ग्राउंड रूट के ऊपर लोगों से बात करते हैं तो वो उनकी ये शिकायत आती है कि हमें दायरों में घुमाया जा रहा है, हम एक पिलर टू पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और आपकी बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सेल है, ओपीसी पंजाब है, ओपीएफ है, फिर फेडरल एम्ब्यूड्समेंट ऑफिस है, फिर अब अदालत में पहले साकिब निसार साहब का एक डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स सेल था, डायरेक्टर ह्यूमन राइट, फिर अब हाई कोर्ट में एक सेल बन गया है। और जहां तक ओपीसी पंजाब की बात आप कर रहे हैं तो मैं उसके कानून बनाने वालों में शामिल था। आइडिया बहुत अच्छा था कि आपकी शिकायत का मंबा जो एक वन विंडो ऑपरेशन हो कि एक ही छत थले बैठ के आपकी शिकायत का जो है अजाला हो सके। और 36 अजला में ओवरसीज कमेटियां बनाई गई। मसला ये था, पहले माइंडसेट का मसला था कि ब्यूरोक्रेसी इसको मान नहीं रही थी कि ये भी अदारा हो सकता है जिसका सरबरा चीफ मिनिस्टर होगा और उसमें ओवरसीज की नुमाइंदगी होगी, उसके बोर्ड के ऊपर ओवरसीज के लोग बैठेंगे। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को ये समझने में देर लगी कि कोई बाहर के लोग आगे बैठेंगे और हमें बातें सुनाएंगे, तो पहले 1-1.5-2 साल जो है वो इसके साथ मुखासमत वाला रवैया रखा। अब जो है उनको लगता है कि अगर वो इसमें से ओवरसीज निकाल दिए जाएं तो बड़ा ये एक लुक्रेटिव तनख्वाहों वाला महकमा है जहां पे करना कुछ पड़ता नहीं है और आप चिट्ठी लें आगे भेज दें और तनख्वाहें भी उनकी अच्छी हैं। जो नॉर्मल सरकारी मुलाजम की तनख्वाह है उससे गालबन डबल तनख्वाह है। तो ये एक किस्म का यही हाल यहाँ है, यही ओपीएफ में है। कैसे इसका हल निकाला जाए? आप देखें मंसूर अली शाह साहब की बड़ी डिटेल जजमेंट है ओपीसी के ऊपर। उसके बाद लगता था कि ओपीसी का महकमा खत्म हो जाएगा क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी जजमेंट में ये लिखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स ये सिर्फ अदालतों का मामला है। ओपीसी पंजाब जहां मामला डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट है उसमें दखल नहीं दे सकती, तो उन्होंने टेक्निकली कह दिया कि ये तो मामला ही नहीं हुकूमत का, ये अदालत का मामला है। अब लेकिन हुकूमत जब आई तो लोगों ने मजामत की, हम भी उनमें थे शामिल, के एक अच्छी अदालत, एक अच्छा ट्राइब्यूनल बना दे और जो मामला इंजंक्शन के बाद अदालत में आ जाए तो 6 महीने में अदालत उसका 3 पेशियों में फैसला कर दे। लेकिन एक अच्छे महकमे को आप इसलिए खत्म ना करें कि लोग सरकार में धक्के खाते फिरेंगे। 36 अजला में ओवरसीज कमेटियां बनी हैं, इसको रिफॉर्म करें। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का निजाम है, आपका बंदा जो एब्सेंट पार्टी है उसकी जगह पे सरकार वकील फराहम करे। आप उसके बोर्ड के ऊपर इसको वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, इसको दाखाना बनाएं, इसके ऊपर आर्बिट्रेशन करें, इसके ऊपर मीडिएशन करें। पूरी दुनिया में आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन हो रही है। आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी को कहें कि आप 30 दिन के ऊपर दोनों पार्टियों को बिठा के इनका मामला तस्फिया करवाएं और जो राइट, जो बेसिक आपका जो सिविल निजाम है उसके तहत देखें कि लोगों के क्या है, उनके जो कागजात है उसके हिसाब से आप उनका दाद रसी करें। एक्चुअली वो हो नहीं रहा। बातें बहुत ज्यादा हैं, जब हम काम की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो काम की निस्बत काम बड़ा खाली। और आखिरी पॉइंट जी, हमारा अभी तक फेडरल मिनिस्टर नहीं है। 8 जो मिलियन लोग हैं और अभी तक हमारा फेडरल मिनिस्टर नहीं है। अभी तक खसूसी अदालतें नहीं, अभी तक हमारा को ओवरसीज बैंक नहीं है कि हुंडी से जान छूटे। 5 सीटों का वादा था वो भी पता नहीं दाखिल दफ्तर हो गया। 18 दिसंबर आ रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे है, उसके ऊपर कोई मनाना तो दरकरार, कोई सरकारी सतह के ऊपर उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती और खुली कचहरियां बिल्कुल नापैद हो गई हैं। लोग जवाबदेही देना पसंद ही नहीं करते। एडवाइजरी काउंसिल में लोग अपने बंदे लगा रहे हैं, कोई पार्टियों की एडवाइजरी काउंसिल बन रही है। कंप्लेंट सेल जैसे आपने कहा सर्कल्स में घूम रहे हैं। सरमायाकारी किसी ने क्या करनी है, वन विंडो ऑपरेशन ही नहीं है। वो उधर से पंजाब की तरफ भेज देते हैं, पंजाब बोर्ड वाले सेंटर में भेज देते हैं। लोग सरमायाकारी या कैटल फार्म या सीपैक पे सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनको यकीन माने बंदा नहीं मिलता कि हम कहां जाएं और दादरसी हो। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। आगे सवाल निकलेंगे। बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल एक चीज जो मैं चाहता हूं कि असलम शेख साहब भी जवाब दें, फिर आप भी दीजिएगा इसका। लेकिन पहले असलम शेख साहब, ये जो जाहिर है जब इदारा ये बनाया गया ओवरसीज कमीशन पंजाब, तो अब इसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा था जैसे कि बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि वो पूरी तरह से अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक इफादियत उसकी नहीं जाहिर हुई या पूरी तरह से लोगों को के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा, तो जाहिर है उसमें फिर कुछ शायद रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी या उसके सिस्टम को कुछ बेहतर करने की ज़रूरत होगी। कहाँ पर आप आकर देखते हैं इसकी कारकर्दगी आकर ठहर गई है और आगे मामला नहीं चल पड़ा? क्या इसमें होना चाहिए इस इदारे में कि लोगों के लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सके? हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब ये इदारा फॉर्मेशन में था
तो उस वक्त बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की बहुत सी खिदमात हैं इस बारे में, और मुझे याद है कि ये उस वक्त इनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि इसको प्रॉपर एनेक्टमेंट के तहत, कानून साजी के तहत दिया जाए, ताकि ब्यूरोक्रेसी, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, वो इसके ताबे हो और जवाबदेह हो। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर आकर हमारी इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तजब्बुब का शिकार है, वो किसी तरह क्लियर नहीं हो पाती या वो अपने इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहती। वो यही चाहते हैं कि लोग यहाँ पर धक्के खाते रहें, लोगों की यहाँ एप्लीकेशन आए, और जैसे गुलाम हुसैन अवान साहब ने कहा कि डाक खाने की तरह वो काम करते रहें और अपनी जो इम्यूनिटी उनको मिली हुई है, जो उनको इख्तियारात मिले हुए हैं, जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं और जो बड़े बड़े लेविश दफ्तर और गाड़ियाँ हैं, उनको एंजॉय करते रहें। हालांकि सूरत हाल ये है कि अगर यही करना है तो मेरा ख्याल से इसको बंद कर दिया जाए, और जो हमारी ओवरसीज़ जो एम्बेसीज़ हैं, जो बरतानिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है, वहीं पर एक वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए तो वो डाकखाने का काम तो वो बेहतर कर सकती हैं। वो वहाँ से एटलीस्ट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सुनेंगी, रूबरू उनके मसाइल का एहसास होगा उन्हें, और वो उस बंदे को सामने जवाबदेह होंगी कि हमने आपका जो मसला है वो पाकिस्तान में किस इदारे के पास भेजा है और उससे क्या राब्ता हुआ और क्या उसका रिज़ल्ट निकला। अब होता ये है कि वो बेचारा वहाँ से एक पोर्टल में या कमीशन को अपनी दरख्वास्त भेज देता है, और फिर उसको कई महीनों हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद ये जवाब आता है कि आपका फ़लाँ पटवारी के पास मैटर पेंडिंग है ऑलरेडी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका फ़लाँ एसपी के पास मसला पेंडिंग है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिविल अदालत में पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये वही डिटो कॉपियाँ, वो ये जवाबात हैं जिनके ऊपर हमें ये लॉलीपॉप दे के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो टरखाया जा रहा है। और अब इससे ज़्यादा बड़ा स्कैंडल जो है वो अवान साहब जानते हैं, वो सामने आ रहा है कि ये जो सरकारी अफसरान बिठाए हुए हैं यहाँ पर, ये इन मामलात में आप ये समझें कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें कमीशनें ली जा रही हैं। इन मामलात में ओवरसीज़ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके उनसे ये कहा जाता है कि ये डील सेटलमेंट के नाम पर आप हमारे साथ बैठें, हम आपको आप मसला आगे से हल कराएंगे और हमें क्या दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। बजाय इसके कि उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाए, नमक पाशी की जाती है और उन्हें मजबूर किया जाता है। तो ये मसाइल जो हैं इनके ऊपर संजीदगी से देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे इदारे बनाने का क्या फ़ायदा। जैसे अमजद मलिक साहब ने कहा कि तकरीबन कोई मेरा ख्याल 10 के करीब इदारे बन चुके हैं अभी तक, और सबका रिजल्ट यही है कि वो एक दूसरे के साथ शोर मचेगा और देखेंगे इदारे अपनी इफादत जाहिर नहीं कर पा रहे, खो चुके हैं, तो शायद एक और इदारा बना दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो जिले कमेटियां बन गई हैं, अब जिले कमेटियां बन गई हैं ओवरसीज़ के लिए, जब सेंट्रल से तो मैं कह रहा हूं कि वो सूबे में पुराने इदारे को फाल नहीं करते जी गुलाम हुसैन साहब, और नया दारा बना देते हैं कि शायद इससे मसले हल हो जाए। यही तो मैंने पहले कहा है जी कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ग्रीवेंसेस सेल है, फिर फाकी मोतसब है, सूबाई मोतसब है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेल है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सेल है, फिर OPF है, फिर OPC है, फिर अभी हाई कोर्ट के अंदर सेल बन गया, तो FIA के अंदर सेल है। मतलब इतने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की बाजार दादरसी के लिए महकमा जात है, लेकिन इसमें वही बात है कि इख्तियारात नहीं है। और जी इसमें मैं एक चीज़ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इन मामला से अमजद मलिक साहब जो इसको तायद करेंगे कि मामला ये हो जाता है कि कानूनी आप जब हक लेने जाते हैं तो अदालत में और कानून का सबसे पहला सवाल ये होता है कि उसकी लिमिटेशन कहाँ गई, आपने इतना अरसा कहाँ ज़ाया कर दिया। तो ये होता ये है कि अगर किसी का मामला आज उसको प्रॉब्लम पेश आ रही है, उसे कानूनी मदद चाहिए, और ये इदारे जब आपस में खेलते रहते हैं और वो जो मजलूम शख्स है वो या तो मायूस हो जाता है या यहीं धक्के खाता रह जाता है, और जब अल्टीमेटली वो कानून के पास अदालत में पहुंचता है तो पता लगता है कि उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो मियाद है अपना हक तस्लीम करवाने की और हक लेने की, वो गुजर चुकी है। और ये इतने ज़्यादा मसाइल इस तरह बढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये होता है कि वो फिर वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिफारिशें ढूंढता है कि जी फ़लाँ कमिश्नर का इधर चहेता बंदा बरतानिया में कौन है, उसका स्पेन में कौन है, उसका अमेरिका में कौन है, और फिर वो वहाँ से एक गेम स्टार्ट की जाती है। तो ये सारे मामला जो है हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो इस किस्म के मामलात में डायरेक्टली अदालतों से रुजू करें। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अदालतों की तरफ का जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम, गुलाम हुसैन साहब इसको ज़्यादा मसले को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो आपके एक प्रॉब्लम बताते हैं और हमारे शोज़ में भी कि जी मैं गया, मैंने दरख्वास्त दी या मैंने हेयरिंग के लिए गया, वकील नहीं आया, तारीख पड़ गई और मुझे यूके वापस आना था या फलां मुल्क में वापस आना था और मैं वापस आ गया और फिर अगले 6 महीने तक नहीं जा सका या अगले साल तक नहीं जा सका। अब आमतौर पर लोगों का प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तान का ये है कि वो अपने केसेस को उस तरह से परसू नहीं कर पाते जिस तरह से यहाँ पर शायद लोग कर लेते हैं, और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा माफिया ये जानता है कि ये बंदा बाहर का है, इसने तो वापस चले जाना है, ये परसू नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शायद। और हम जब उनसे कहते हैं और यहाँ पर वकला उनको तजवीज़ करते हैं कि आप यहाँ पर अपना किसी को पावर ऑफ अटर्नी देकर मुकर्रर कर दें किसी शख्स को, तो होता ये है कि या तो वो बहुत डरे होते हैं पहले के मामला में, वो किसी को इख्तियार भी नहीं देना चाहते, या कोई दूसरा जो है वो आपके लिए उस तरह से फाइट नहीं करता या उतना टाइम नहीं निकालता जितना टाइम आप खुद निकालते। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना गुलाम हुसैन साहब। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एक लतीफा नुमा वाकया भी बता देता हूँ कि यहाँ लाहौर के सफदरजर के इलाके में ना एक किसी से ओवरसीज पाकिस्तानी के प्लाट पर कब्जा था, तो ऊपर वाला पोर्शन खाली था। उसने एक अपने वकील को कहा कि जी मैं ना ये जो किराएदार निकलता नहीं है, तो वकील ने इसको कहा कि आप परेशानी ना लें, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो मुझे किराए पे दे दें और मैं इसको जो है ना वो यहाँ से निकलवा लूंगा। वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके वो मान गया ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा, अब वो किराएदार तो निकल गया, अब वो वकील वहां से नहीं निकल रहा। अब वकील ने जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूज करके उसने अदालत में कोई दावा दायर कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे मेरे दफ्तर आया पिछले दिनों, वो यहाँ पर रो रही थी खतून, बहुत कह रही थी कि अब वो तो बड़ी मुश्किल से पैसे थे, उसको तो निकाल दिया है वो जो किराएदार था काबज, अब ये वकील साहब ने निकले तो इसको मैं कैसे निकालूं। अब ये इस तरह के जो मसाइल हैं, अब जाहिर है ओवरसीज जो पाकिस्तान जो कमीशन है उनके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि या तो वो प्रॉपर्टी को सीज कर दे उस वक्त तक जब तक उसका फैसला होता, ताकि जो बेनिफिशियरी होता है ना, देखें जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ है वो प्रॉपर्टी से बेनिफिशियरी नहीं हो रहा, तो जो वहां पे नजायज काबज है या जिसने स्टे लिया हुआ है किसी भी तरीके से, उसके लिए केस 20 साल भी चल जाए उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी से फायदा उठा रहा है, चाहे वो किराया ले रहा है, चाहे उसकी रहायश है, चाहे और भी कोई फायदा ले रहा है। तो उसके लिए फिर उसके पास जो वहां पे टैक्स होते हैं उसको डिले करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। और ऐसा कोई कानून जरूर होना चाहिए कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या जो भी है उसको सीज कर दे ओवरसीज ये पंजाब कमीशन है या कोई इदारा, ताकि कहे जी इसका 6 महीने में या 3 महीने में फैसला होगा तभी ये अनसीज होगी और जिसकी होगी हम उसको दे देंगे। जब तक ये नहीं होगा ना उस वक्त तो बेनिफिशियरी के लिए तो केस 20 साल चल जाए, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आपने इतना जी ये बैरिस्टर साहब, ये वैसे तजवीज़ कितनी कानूनी तौर पर कितनी काबिल अमल है जो गुलाम हुसैन अमान साहब कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब, मैं चाहता कि आप भी इस पर अपनी राय दे दें कि कितनी काबिल अमल तजवीज़ है कि इसको सीज कर दिया जाए। जी मैं समझता हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक सिविल राइट्स की बात आ गई। ये सीजिंग पावर भी जो है वो वहीं पे आ जाएगी बात कि अदालत कहेगी कि आप शहरियों के डिस्प्यूट में एक आर्बिट्रेट का रोल नहीं अदा कर सकते और यकतरफा ये कार्रवाई नहीं कर सकते, और उसमें ये अदालती फैसले हाईलाइट, मेरी अगर नजर में आप देखें तो लैंड माफिया, पुलिस, एयरपोर्ट और अदालती जो पेशियां हैं और ओवरसीज कमेटियां, ये 4-5 चीजें हैं जो तारकीन वतन को जो बड़े बड़े मसाइल हैं। ओपीसी के एक्ट में हमने ये रखा था कि अगर जो सेक्रेटरी है जो ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, अगर वो काम नहीं करता या शिकायत के ऊपर 30 दिन में या 90 दिन में कार्रवाई नहीं करता तो कमिश्नर को जवाबदेही कर सके। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने उस कानून में से वो शिक निकाल दी थी। उन्होंने कहा था नहीं कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता, अगर शिकायत लगानी है तो आप फेडरल जो सूबाई मोहतसिब है उसको अदारा, यानी उन्होंने एक और डब्बा बना दिया कि हमारी शिकायत या हमारी को जवाबदेही न कर सके। एक दूसरा को लैंड माफिया एक सवाल मैं बैरिस्टर साहब से करना चाहता हूँ। जी भाई जी कर लें। अच्छा बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपने जब ये अदारा फॉर्म किया था, जब ये कानून साजी की थी, तो हमें पता है कि उस वक्त जो सारी पावर्स हैं वो कमिश्नर के पास होती थी, जो कि गवर्नमेंट एक प्रोसीजर के तहत अपॉइंट करती थी। लेकिन अब हमने देखा है कि यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन साहब है वो क्लेम करते हैं कि सारी पावर्स उनके पास हैं और जो कमिश्नर है वो एक बिल्कुल बराए नाम यहाँ पे काम कर रहा है। ये क्या अमेंडमेंट की गई है इससे कानून के अंदर या कि वैसे ही ऐसे काम चल रहा है?
बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं, तो तकरीरें करते हैं, तो लोग समझते हैं वाइस चेयरमैन का ओहदा आजादी है, वॉलंटरी है और उसकी कोई पावर नहीं है। पावर एज सच जो है वो कमिश्नर की है, और कमिश्नर एक जो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट है, जो कि मेरी शुरू से ही तजवीज थी कि कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, कोई ब्यूरोक्रेट, पुलिस का कोई आदमी या कोई डिप्लोमेट लगाया जाए, ताकि वो अपने केडर को इस्तेमाल करते हुए उसको वो अपनी कम से कम लोगों के मामला को हल करवा सके। तो अभी भी जुल्फकार बुखारी साहब जो है कमिश्नर है, पावरफुल वही है, सारी पावर उसकी ही है। लेकिन जो वाइस चेयरमैन है, क्योंकि वो मंजूर नजर है चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर के, वो सियासी आदमी है, आते जाते हैं, तो वो लोगों को लगता है कि सारा काम वही करवा सकते हैं या करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कारकर्दगी जांचनी हो तो 3 तरीकों से जांचते हैं। एक, कितने बोर्ड के इजलास हुए हैं, जिसको चेयरमैन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने उसकी सरबराही की है, कितने। कानून कहता है कि नॉर्मली 3 महीने बाद इजलास होना चाहिए। मैं 3 साल का मेंबर बोर्ड रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इजलास 1 या 2 के बाद हुए हैं जिसमें कारकर्दगी जांची जाए। कोई कहता है 50,000 शिकायतें डील कर ली, कोई कहता है 50% रिजल्ट है, कोई कहता है पिछला 30% था, अब 50% है। टेक्निकली कोई डॉक्यूमेंटेड जायजा लेने वाला कोई जो बोर्ड के सामने रिपोर्ट पेश हो वो अभी तक नहीं है। 3 महीने बाद इनका इजलास होना चाहिए। चेयरमैन को एनुअल जो रिपोर्ट कमीशन करनी चाहिए, चेयरमैन को एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि हमारे जो नुमाइंदे वो क्या कर रहे हैं। और जो आपने असल बात की है, एक जो खसूसी अदालत लगाएं, ये जो तारकीन वतन के जो जितने भी स्टे ऑर्डर्स, बेसिक डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स और ये वो उस मामले में चले, जहां आप स्टे अप्लाई करें उसमें चले जाए, और स्टे की दरखास्त ना हो, मेन मुद्दा, मेन मुकदमा सुना जाए, और 6 महीने में फारग हो, क्योंकि लोगों ने वापस आना होता है, 1-2 हफ्ते की छुट्टी होती है। अब आप मुझे बताएं, राजनपुर में रहने वाला तारकीन वतन जो सऊदी अरब में रहता है, उसकी अगर घर के ऊपर कब्जा हो गया तो वो लाहौर कैसे जाएगा? वो छुट्टी के ऊपर 1-2 हफ्ते की उसकी छुट्टी है, वो कैसे जाए? तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की दरखास्त की पैरवी करे, 3 पेशियों में फैसला हो, 6 महीने में उसका मामला जो है वो खत्म करे। और हमने जुडिशियल पॉलिसी में भी यही गुजारिशात की थी कि तारकीन वतन के ऊपर जब लोगों को पता चलता है कि ओपीसी में सिफारिश लग गई है, ओपीसी तेजी से काम कर रहा है, तो वो स्टे ले आते हैं, वकील से मिलकर स्टे ले आते हैं। और स्टे जो है ऐसा पाकिस्तान में स्टे का निजाम है कि स्टे फिर खारिज नहीं होता, उस स्टे की पेशियां पड़ती रहती है। तो इसका हल ये है कि ओपीसी केस की पैरवी करें आपके बिहाफ पे, और अदालत हो, अगर कोई मामला स्टे में लगना है तो उस अदालत में लगे, और एक ही अदालत मेरी अभी बिल्कुल सही है। मैं असलम शेख साहब, मेरी पिछले दिनों एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करके एक प्लाज़ा बनाना चाहते थे। अब उन्होंने वो जो प्लाज़ा है उसके लिए काम शुरू किया और ग्राउंड फ्लोर पे काम किया, तो पता चला कि उनका जो हमसाया था वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में एक पावरफुल शख्स है, उसने वहाँ पर स्टे ले लिया और 12 साल से वो स्टे कायम है। और वो जो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने काम शुरू कर रखा है, वो ज़मीन ले रखी है, वो ज़मीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सारा ब्लॉक होकर रह गया है। अब वो साहब जो हैं वो ये रोना रोते रहते हैं कि मैं पाकिस्तान एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तान पैसा लेकर आया हूँ और मेरा क्या कसूर है कि 12 साल से वो स्टे ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये जो स्टे का मसला है, इस मसले को कैसे एड्रेस किया जा सकता है और कोई ख़ास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक कोई स्पेशल एक प्रोविज़न निकाली जा सकती है, कोई रूल बनाया जा सकता है, कानून साजी की जा सकती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे उनके लिए अलग से इदारे कायम किए गए हैं या अलग से कोर्ट्स बनाई गई हैं, तो इस ज़मन में भी उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले। हाँ, ये सूरत हाल ऐसी है क्योंकि हमारा जो सिविल लॉ है ना, वो अमजद मलिक साहब समझते हैं कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्लो है। अदालतों की कारकर्दगी जो है वो इस हवाले से स्लो है कि वहाँ पर जजेस कम हैं, जो मसाइल ज़्यादा हैं, वकला की तादाद भी जितने मसाइल हैं उसकी हिसाब से कम है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जब बर्डन अदालतों में पड़ता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती। और ये आज का नहीं, ये मुद्दतों से, दहाइयों से ये मसला चलता आ रहा है। उसको हल करने के लिए एक अलहदा इशू है, वो जो रिफॉर्म्स लॉ में लाई जाएँ, सिविल लॉ में, वो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं कहता चलूँ, जब ये ओवरसीज़ कमीशन स्टार्ट हो रहा था 2011-12 की बात है, जब इसकी शुरू हुई थी, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें अमजद मलिक साहब ने अभी पॉइंट आउट किया है कि वो मामला बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर इनके लिए अलहदा से जो खुसूसी अदालतें बननी चाहिए।
वो अदालतों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है इनके ओवरसीज़ के मसाइल हल हों, ताकि उनके ऊपर दूसरे बर्डन ना हो अदालतों के अंदर। अब एक अदालत में 250 केस लगा होगा और उसमें से 2 या 3 केस ओवरसीज़ के होंगे, तो उसकी बारी आना भी मुमकिन नहीं है। तो यही मसाइल वो हैं जो उनको दिए जाएँ, और ये हमने खसूसी अदालतों के नताइज देख लिए हैं। आप देखें कि खसूसी अदालतें 97 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई जब ये दहशतगर्दी के लिए बनाई गई, वो अभी तक काम कर रही हैं। उसके अलावा रेंट कंट्रोलर की अदालतें हैं, उस तरफ फैमिली जजेस अलहदा बैठे हुए हैं। उसके अलावा और दूसरे मामलात में स्पेशल कोर्ट बनाई गई, मिलिट्री कोर्ट्स का मिलता जुलता जो दहशतगर्दी के हवाले से बनाया गया। तो अगर ओवरसीज़ के लिए ये अदालतें बन जाएँ और ये कमिश्नर वगैरह और ये ओबर्ड्समैन और ये OPC और CPC ये सारे ख़त्म कर दिए जाएँ, चूँकि मामला अदालत ने ही हल करना है। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली जो जजमेंट का हवाला दे रहे हैं अमजद मलिक साहब, उसके ऊपर अब जो कि हाई कोर्ट के अंदर एक स्पेशल जज एक बेंच बना दिया गया है, उसके सरबराह जस्टिस जवाद हसन साहब हैं। उन्होंने रिसेंटली मेरे ही केस में, ओवरसीज़ केस में ये होल्ड किया है, ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसी तरह हमारे जो लोकल पाकिस्तानी के ऊपर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। आप उसके केस को, दूसरे केसों को छोड़कर प्रायोरिटी पे नहीं लेके जा सकते। तो ये वो उसी फैसला का, मंसूर अली शाह साहब के फैसले के ऊपर ये डबल मोहर लग गई है कि हम इस तरह इन मामलात को नहीं लेके जा सकते जब तक कि हम प्रॉपर कानून साजी करके कौमी असम्बली से ये बिल पास हो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत अदालत कायम होगी और वो ही अदालत चलाएगी। जब तक वो नहीं चलेगा उस वक्त तक ये दूसरे इदारों के अंदर जो मामलात जो हैं वो इसी तरह फुटबॉल की तरह वो किक टू किक चलते रहेंगे और रिजल्ट बिल्कुल नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल सही। एक मुख्तसर सा ब्रेक प्रोग्राम में ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात हुई बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने की, गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, एक तासुर ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तान में हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बड़ा सपोर्ट किया। वहाँ से फंड रेजिंग भी होती रही, वहाँ के लोग जो है यहाँ पर इस गवर्नमेंट को लाने के लिए, यानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर प्रोग्राम्स भी बड़े मुनक़िद करते रहे और एक परसेप्शन यही है कि वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब उन लोगों का नई हुकूमत आने के बाद वो क्या तब्दीली महसूस करते हैं, या वहाँ उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है कि उनका कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है? क्या आपके ख्याल में जुल्फी बुखारी साहब को कोई इतने इख्तियार दे दिए गए हैं कि ओवरसीज़ मिनिस्टर के होने की ज़रूरत नहीं है? और दूसरी बात ये कि क्या अगर ओवरसीज़ मिनिस्टर आ जाए तो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो क्या कम पावरफुल हो जाएंगे, इसलिए मिनिस्टर नहीं लगाया गया? क्या यहाँ पर कोई सियासी तौर पर ये कमज़ोर हिकमत अमली का मुजाहरा किया गया? लोग क्या कहते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी की ये उम्मीद जरूर उभरी थी कि जो जुल्फी बुखारी हैं वो ज़ाहिर है यहाँ से बरतानवी शहरी हैं और यहाँ से गए हैं, तो ये जरूर जो है ना वो उनके मसाइल भी हल करेंगे, उनसे उनकी यहाँ पर आकर बातचीत भी यहाँ पर सुनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि वो यहाँ पर जब भी आए हैं उन्होंने तहरीके इंसाफ के कारकुनों से यहाँ से खिताब किया है और वापस चले गए। और जो मसाइल हैं उसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हमें नजर नहीं आ रहा कि जिसमें हम कहें कि जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए प्रैक्टिकल कुछ किया है। ज़ाहिर है बातें तो की हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने ऐलान किया था कि हमने एक वन विंडो जो सेल है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम कर दिया है, जो कि जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर आएगा वो उसी सेल के अंदर राब्ता करे, उसके तमाम मसले हल हो जाएंगे। यहाँ से अभी 2-3 इन्वेस्टर गए हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने बताया कि उनको वही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में जो इससे पहले करना पड़ रहा था। तो अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। अगर ये हुकूमत ऐसी वफाकी सतह पर, जैसे OPF इतना बड़ा अदारा है जिसके चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब भी रहे हैं, अगर वो वाकई ही अब इस तरह फाल काम कर रहा है, पहले उसका चेयरमैन होता था जैसे बैरिस्टर साहब बने थे अलहदा किसी को बना दिया, लेकिन अब वो पावर भी जुल्फी बुखारी के पास है कि अब वो मिनिस्टर मशीर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और उसके अलावा वो उसके भी चेयरमैन है। हमने नहीं देखा कि उसका कोई इजलास हुआ है, UK के अंदर से उसकी कोई नुमाइंदगी है, उनको बुलाया गया है, वहां से मसाइल सुनेंगे।
जैसा ये बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने कहा, ये बड़ी अच्छी तजवीज है कि अगर आप एम्बेसी के अंदर ही एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें मुतल्लिका एम्बेसीज के अंदर, और वो जो केस यहां से फॉरवर्ड करे वो उसको प्रॉपरली फॉलो अप करे, चाहे वो किसी भी सूबे के मुतालिक हो, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, कश्मीर हो, किसी की भी हो, वो उसको प्रॉपरली फॉलो अप करे, वहां के मुतल्लिका अफसरान से जवाब दे, और जिसका भी केस है उसको टाइम टू टाइम उसका फीडबैक देता रहे कि जी आपका केस यहाँ पर पहुंच गया है और ये उसके ऊपर प्रोग्रेस चल रही है। यहाँ पर तो जब आप एक दफा पोर्टल पर केस डाल देते हैं, फिर आप चाहे ओपीसी के दफ्तर में फोन करें, चाहे इनको ईमेल करें, वो कोई जवाब ही नहीं मिलता। मेरे पास मेरे टेलीफोन के अंदर इतने सारे ये इस बात के प्रूफ पड़े हुए हैं कि आप इनको फोन करें, इनको मैसेज करें, ये आपको ओके तक का मैसेज नहीं करते कि आपकी जो कंप्लेन है या आपका जो मैसेज हमें रिसीव हो गया है और हम इसको कुछ करेंगे। तो इस तरह का जो रवैया है, जाहिर है जो तरीके इंसाफ के कारकुनान है, चले सब नहीं, लेकिन बहुत सारे जो कारकुनान उनके दिल भी टूट रहे हैं और वो इस बात से परेशान भी है कि जिन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी कि तरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी और उनके जो इस तरह के मसाइल हैं वो हल करेगी, जब उनके वो मसाइल उस तरीके से ना सुने जा रहे हैं, ना हल हो रहे हैं, तो उनके जाहिर है दिल खराब हो रहे हैं। कोई ओपनली इसका इजहार कर देता है कि जी हमारी हुकूमत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही, कोई मुबहम अंदाज में करता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी मैं कहूंगा इन मेजोरिटी में वो इस सूरत से परेशान। ठीक है, अच्छा एक चीज क्या ना मैं ऐड करूं? जी बैरिस्टर साहब कीजिए। एक तो बात ये है कि जुल्फी बुखारी को फुल मिनिस्टर चार्ज नहीं मिला, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है हाई कोर्ट में साकिब निसार साहब के सामने कि क्योंकि वो दोहरी शहरियत रखते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या 80 लाख लोगों को इमरान खान साहब को कोई अपना एक एमएनए नहीं मिला जो फेडरल मिनिस्टर मुकर्रर करे? जब तक आप फेडरल मिनिस्टर मुकर्रर नहीं करते, जब ये जुल्फी बुखारी साहब वहां पर आए हुए थे अदालत में साकिब निसार साहब के सामने, मैं उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद था और उनके वकील एतजाज हसन साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, उन्होंने कहा था कि इनकी हैसियत चीफ जस्टिस साहब को ये दिलाने के लिए इनके पास पावर्स नहीं है, तो इनको पावर दे, हमारे साथ ज्यादती ना करें 80 लाख लोगों के साथ, एक फेडरल मिनिस्टर लगाएं। पिछली हुकूमत में पीर राशिदी साहब फेडरल मिनिस्टर थे, आपको पता है यूके की एम्बेसियों के साथ मिलकर उन्होंने पूरे यूके में खुली कचहरियां मुकर्रर की, खुद जाके पब्लिक में बैठते थे और वो लोग सवाल करते थे और पूरी एक जामे रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गई। कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब उस रिपोर्ट को ही निकाल के पढ़ ले कि जो उनके उस वक्त के पुराने फेडरल मिनिस्टर ने फाइल की थी प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो कम से कम हमारे जो गुजारिशात या मुतालबात हैं या हमारी शिकायत हैं उसका, और उन्होंने पिछले वजीर मुमलकत अलहदा लगाया, फिर ओवरसीज से चेयरमैन ओपीएफ अलहदा लगाया। अभी आप देखें चेयरमैन का ओपीएफ का दफ्तर बंद है और चेयरमैन जो है वो करंट सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी अकाउंटिंग अफसर होता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर, अब वो सेक्रेटरी अकाउंटिंग अफसर भी है। जुल्फी बुखारी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पावर इस्तेमाल ना करने की वजह से टेक्निकली वो मिनिस्ट्री भी देख रहा है, वो चेयरमैन ओपीएफ भी है। भाई इस तरह ज्यादती ना करे, लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों की इन लोगों के जरिए और पब्लिक नुमाइंदों के तरफ से। इस तरह आप ना करें कि आप कह रहे हैं हम करेंगे सारा कुछ और जब हम नेट रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बहुत कीमती बातें आपने की उन लोगों के लिए जो बाहर रहकर मसाइल का सामना करते हैं। आई एम श्योर कि इसको ये आवाज़ें जो हैं वो हुकूमती ईवानों तक भी पहुँच रही हैं। बैरिस्टर असलम शेख साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, गुलाम हुसैन अमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बहरहाल इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं चाहता था कि डिस्कस की जाए और आइंदा किसी प्रोग्राम में इसको ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे कि बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते भी नहीं हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए इतने सारे जो फोरम्स हैं उनमें से रेलिवेंट फोरम कौन सा है, उनको कहां पर जाना है। एक कंफ्यूजन है ओवरसीज पाकिस्तानीज के यहाँ कि कहां पर, और फिर यही होता है कि 3-4 साल के बाद जब उनसे हम पूछते हैं कि आप 4 साल से अपने मसले को लेकर चल रहे हैं तो आप किस फोरम पर गए हैं, तो पता चलता है वो रेलिवेंट फोरम पर या सही फोरम पर गए ही नहीं है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है एक अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है। उस पर मैं गुलाम हुसैन अमान साहब से कहूँगा कि एक और ज़बरदस्त सा पैनल ऐसे बना ले और अपनी टीम से भी, ताकि इस मसले पर भी हम एक प्रोग्राम करें। बहरहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।